हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 से रिलेटेड हमारे ग्रामर के टॉपिक चल रहे थे। हमने क्लोज का चैप्टर, क्लोज जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया हुआ था हमारा। हमने पार्ट 1 इसका क्लियर कर लिया है। आज इस वीडियो में क्लोज से रिलेटेड पार्ट 2 करेंगे। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि क्लास 12 में क्लोज के 3 टाइप्स सिलेबस में हैं, जिसमें हमने नाउन क्लोज और एडवर्ब क्लोज और रिलेटिव क्लोज हमें पढ़ना है। फर्स्ट वीडियो में हमने नाउन क्लोज से रिलेटेड एग्जांपल्स, उसकी डेफिनेशंस और नाउन क्लोज को 3 प्रकार से पढ़ा था। नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट पढ़ा था हमने कर्ता के रूप में, नाउन क्लोज एज ए ऑब्जेक्ट पढ़ा था हमने कर्म के रूप में, और नाउन क्लोज एज ए कंप्लीमेंट पढ़ा था पूरक के रूप में। तो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर की थी। यदि आपने इन चीज़ों को अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर ज़रूर उनको देखें ताकि आपको स्टार्टिंग समझ में आ जाए और उसका जो बेस है आपका तैयार हो जाए। तो आज हमारा वीडियो क्लोज के पार्ट 2 से स्टार्ट होगा और हमारे बचे हुए जो 2 टाइप्स के क्लोज है, जिसमें हम एडवर्ब क्लोज और रिलेटिव क्लोज है, उनको क्लियर कर लेंगे। तो आज का हमारा जो सेकंड क्लोज है वो है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज को एडवर्बियल क्लोज भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो इसके नाम से ही पता चलता है क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण एडवर्ब क्लोज कहते हैं। द क्लोज विच मॉडिफाइज एनी वर्ब, वह क्लोज जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है, इज कॉल्ड एडवर्ब क्लोज। वह उपवाक्य जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। ओके, ये इसकी इंग्लिश और हिंदी डेफिनेशंस है। अब एक एडवर्बियल क्लोज में हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, किन से रिलेटेड जो वर्ड है या एडवर्ब हमें देखने को मिलेगी। एक टाइम रिलेटेड, ठीक है, जिसमें हम कंजक्शन किसको जोड़ सकते हैं, व्हेन, व्हेनेवर, एज सुन एज, टिल, अनटिल, एज, लॉन्ग एज। फिर है प्लेस रिलेटेड, स्थान रिलेटेड, स्थान के बारे में जानते हैं ऐसा क्लोज, वेयर, वेर एवर, एवरीवेयर। फिर है रीज़न, हमें कोई कारण के बारे में जानना है उस वाक्य में या किसी को बताना है रीज़न, उसमें हम कंजक्शन सिंस, बिकॉज, एज। फिर है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का हिंदी अर्थ है विपरीत या विरोधाभास, यानी कोई विपरीत बात कहना, और उसमें कंजक्शन इवन, इफ, दो, ऑल दो, ये सब जुड़ेगा। इन सब से रिलेटेड जो हैं सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, नीचे दिए हुए हैं, बड़े ही बारीकी से हम इनको सीखेंगे, जानेंगे। फिर है कंपैरिजन से रिलेटेड, तुलना करना, जिसमें कंजक्शन एज, सो, एज, देन, ये सब चीज़ें आएगी। फिर है रिजल्ट, परिणाम सूचक, रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी, एडवर्बियल एडवर्बियल क्लोज, उसमें सो दैट, एज दैट आदि का प्रयोग होता है। फिर है मैनर बताना, कोई तरीका बताना काम करने का, एज, एज इफ, एज दो, एज सो, ऐसे कंजक्शन वहाँ पर जुड़ेंगे। ओके, तो अब हम वन बाय वन करके एक एक एग्जाम्पल के साथ इन सब चीज़ों को करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ एडवर्बियल क्लोज का। तो पहला एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि यू कैन सिट, आप बैठ सकते हो, वेर एवर यू वांट, जहाँ पर आप चाहते हो। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में क्लोज में पढ़ा था कि एक मेन क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ये तो सब प्रकार के क्लोज में पाया जाएगा, चाहे वो रिलेटिव क्लोज हो, चाहे नाउन क्लोज हो, चाहे अब जो पढ़ रहे हैं हम एडवर्बियल क्लोज हो, उन दोनों में ये चीज़ तो पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मेन क्लोज है, यू कैन सिट, तुम बैठ सकते हो, जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। फिर है वेर एवर यू वॉन्ट, जहाँ तुम चाहते हो, ये है सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी ये इस पर डिपेंड है, आश्रित है। यहाँ सबऑर्डिनेट क्लोज स्थान की जानकारी दे रहा है। कैसे स्थान की जानकारी दे रहा है कि यू कैन सिट, तुम बैठ सकते हो, कहाँ, जहाँ तुम चाहते हो। तो जहाँ पर यहाँ पर स्थान रिलेटेड हमें जानकारी दी जा रही है, स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तो हमने ऊपर पढ़ा, तो स्थान है, समय है और कारण है, इन सब से रिलेटेड कोई क्लोज हो तो वो हमारा एडवर्ब क्लोज कहलाता है। नेक्स्ट है आई ओपन द गेट, डोर, मैंने दरवाज़ा खोला, कब, व्हेन somebody knocked at, जब किसी ने इस पर खटखटाया, दरवाजे को खटखटाया। तो कब खोला, तो यहाँ पर देखो टाइम से रिलेटेड पूछा जा रहा है। फिर
अदर एग्जाम्पल्स, द डेड बॉडीज वर बरीड, लाश को गाड़ दिया गया, लाश से गाड़ दी गई, वेयर दे टुक बर्थ, जहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो यहाँ पर कहाँ पर, जहाँ पर, तो ये वेयर से जुड़कर यहाँ पर प्लेस रिलेटेड क्लोज बन रहा है। फिर है आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, फॉर गोपाल, गोपाल का, कब तक, टिल ही अराइव, उसके आने तक। तो यहाँ पर आने तक, टिल, आने तक यहाँ पर समय रिलेटेड। तो जहाँ पर स्थान, समय, कारण या किसी विरोधाभास क्लोज दिखता हो तो वहाँ पर ये एडवर्बियल क्लोज होता है। आई सा हिम, मैंने उसे देखा, व्हेन ही क्रॉस द रोड, कब देखा, जब उसने सड़क पार की। तो ये भी समय सूचक है। द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया, बिकॉज, एज, सिंस, इन तीनों का मतलब है क्योंकि। यहाँ पर रीज़न पता चलेगा। पेशेंट की मौत हो गई क्योंकि द बीट्स वर ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि उसकी धड़कनें थी वो लगभग ख़त्म सी हो गई थी। तो यहाँ पर रीज़न शो हो रहा है, कारण शो हो रहा है पेशेंट के मरने की। द टीचर विल पनिश मी, टीचर मुझे पनिश करेंगे, फॉर आई एम लेट, टू लेट, क्योंकि मैं बहुत ही लेट था। तो यहाँ पर ये कंजक्शन क्या है, फॉर, यहाँ पर क्या है, बिकॉज, यहाँ पर क्या है, व्हेन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, टिल, और यहाँ पर क्या है, वेयर। ये कंजक्शन जुड़कर वाक्य बन रहे हैं जिसमें एक मेन क्लोज है, एक सबॉर्डिनेट क्लोज है, और इनमें कारण आ रहा है कि टीचर ने क्यों पनिश किया, क्योंकि मैं लेट था, रीज़न है यहाँ पर। ऑल्दो इट इज़ वेरी कोल्ड, हालांकि बहुत ठंड है, यट, फिर भी, सी डजंट वियर वुलन क्लॉथ, फिर भी उसने ऊनी कपड़े नहीं पहने। तो यहाँ पर देखो कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास है, ठंड होने के बावजूद भी गर्म कपड़े नहीं पहने, तो एक दूसरे के विपरीत बात हो रही है। इट इज़ डार्क, अंधेरा है, हाउ एवर, फिर भी, आई कुड फाइंड द वे ईजीली, अंधेरा है फिर भी, तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है, हाउ एवर, फिर भी मुझे आसानी से रास्ता मिल पाया। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट है, विपरीत भाव पाए जा रहे हैं किसी भी सेंटेंस में। लता इज़ नॉट सो टॉल एज रमा, लता जो है वो किसके समान लंबी नहीं है, रमा के समान। यहाँ पर कंपैरिजन की जा रही है, दो में तुलना की जा रही है। तो ठीक है, सो एज का यूज होते हुए यहाँ पर क्लोज जोड़ा गया है एडवर्बियल। माई फ्रेंड वॉज मोर इंटेलिजेंट, मेरा मित्र ज़्यादा होशियार था, देन एनी अदर बॉय, किसी दूसरे लड़के से। तो यहाँ पर भी तुलना की जा रही है, क्या जुड़कर, देन। इफ इट रेन्स, यदि बरसात होती है, तो इस यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, जहाँ पर कंडीशन रखी जाती है वो भी एडवर्ब क्लोज होता है। यदि बरसात होती है तो आई विल स्टे हियर, मैं यहीं ठहरूंगा। ही वॉक्स, वो चलता है, एज इफ, मानो कि, ही वर अ किंग, वो एक राजा हो। तो यहाँ पर देखो मैनर रिलेटेड ये चीज़ आ रही है यहाँ पर, ठीक है, मैनर यानी तरीका, तरीका बताया जा रहा है। लास्ट है यहाँ पर, राहुल वर्क्स ऑफन, राहुल अक्सर काम करता है, एज ए नोविस, जैसे कि कोई नौ सिखिया डज करता है। तो यहाँ पर भी मैनर, तरीका बताया जा रहा है, कैसे यहाँ पर तरीका यूज हो रहा है, तो ये मैनर शो हो रहा है। ओके, और एग्जाम्पल देख से इनके क्वेश्चन आंसर कैसे आ सकते हैं आपके, बहुत ही मैंने अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर कलेक्ट किए हैं ताकि आपके जो पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए। फिर देखो दो वाक्य आएंगे, उनको आपको एक करके पूरा करना है कि द सन राइजेज, सूर्य उदय होता है, वी विल स्टार्ट फॉर आवर जर्नी, हम अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। वेन से इन दोनों वाक्यों को एक करना है। तो वेन सन राइजेज, जब सूर्य उगेगा तो हम अपनी जर्नी शुरू कर देंगे। तो वेन यानी जब, ठीक है, कंडीशन रखना, तो पहले काम होने से पहले वेन का यूज किया जाता है, पहले ये होगा फिर हम ये करेंगे। आई कैन नॉट गो ऑन हॉलीडेज, मैं हॉलीडे पर नहीं जा सकता हूँ, ये एक सेंटेंस। आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, बिकॉज से जोड़ते हुए इस वाक्य को एक करना है। आई कांट, कैन नॉट गो ऑन हॉलीडे, मैं हॉलीडे पर नहीं जा सकता हूँ, फुल स्टॉप हटाया और बिकॉज जोड़ा यहाँ पर, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। दैट इज़ द कैफ़े, यही वो कैफ़े है, वी हेल्ड द मीटिंग, जहाँ पर हमने मीटिंग की। दो सेंटेंस है, अब वेयर से जोड़कर एक करना है। दैट इज़ द कैफ़े, ये वही कैफ़े है, वेयर वी हेल्ड द मीटिंग, जहाँ पर हमने मीटिंग की थी। नेक्स्ट है सी एट, उसने खाया, सी वर स्टार्विंग फॉर ईयर, वो कई सालों से भूखी थी। तो यहाँ पर पीछे किससे जोड़ना है, कंजक्शन क्या है, एज इफ, एज इफ यानी मानो की। सी एट, उसने खाया, एज इफ सी वर स्टार्विंग फॉर ईयर्स, मानो कि वो कई सालों से भूखी थी। सी वॉज बिजी, वह व्यस्त थी,
अम्बरी हेल्प द यंग मैन, और अम्बरी ने यंग मैन की हेल्प की। दो यानी हालांकि, यद्यपि। दो सी वॉज बिजी, हालांकि यद्यपि वो बिजी थी फिर भी उसने उस लड़के की मदद की। तो ठीक है, विपरीत कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर। जॉन वेंट होम, जॉन घर गया। ही फिनिश हिज फाइल वर्क, उसने अपने फाइल वर्क को पूरा किया। आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में, तो आफ्टर जोड़ते हुए दोनों सेंटेंस को एक करना है। तो जॉन वेंट होम, जॉन घर गया। आफ्टर ही फिनिश्ड हिज फाइल वर्क, अपने फाइल वर्क को पूरा करने के बाद घर गया। ही हैज़ लिटिल मनी, उसके पास बहुत कम धन है। ही लिव्स इन ए स्मॉल हाउस, वो एक छोटे से घर में रहता है। सिंस का मतलब होता है क्योंकि, रीज़न बताया जा रहा है। सिंस ही हैज़ लिटिल मनी, यानी छोटे से घर में रहने का कारण क्या है, क्योंकि उसके पास बहुत ही कम धन है, इसलिए वो छोटे घर में रहता है। यू हरी, तुम जल्दी करो। यू विल बी लेट फॉर स्कूल, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, कंडीशन रखना। तो जब तक नहीं यहाँ पर एक नेगेटिव शब्द है जिसमें पहले से ही नॉट का यूज होता है। अनलेस यू हरी, जब तक तुम जल्दी नहीं करोगे। यू विल बी लेट फॉर स्कूल, तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। सेंटेंस नंबर 9, यू सेव योर मनी, तुम अपना धन बचाओ। यू विल बी एबल टू गो टू कॉलेज, तो तुम कॉलेज जाने के लिए एबल हो पाओगे। इफ, यदि। इफ़ यू सेव योर मनी, यदि तुम अपना धन सेव करते हो। यू विल बी एबल टू गो टू कॉलेज, तो तुम कॉलेज जाने में एबल हो जाओगे। ही इज़ स्मॉल, वह छोटा है। ही इज़ वेरी स्ट्रांग, वह बहुत मजबूत है, ताकतवर है। और जोड़ना किससे हमें, ऑल्दो, ऑल्दो यानी यद्यपि, यानी कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है। ऑल्दो ही इज़ स्मॉल, यद्यपि वो छोटा है दिखने में। ही इज़ वेरी स्ट्रांग, फिर भी वो बहुत ही ताकतवर है, मजबूत है। तो ये एडवर्बियल क्लोज के सेंटेंस, एग्जाम्पल और उनके बारे में हमने पढ़ा। और अब आ जाता है हमारा नाउन का क्लोज का लास्ट टाइप है रिलेटिव क्लोज, या इसको एडजेक्टिव क्लोज भी कह सकते हैं। रिलेटिव क्लोज को हिंदी में संबंधवाचक उपवाक्य कहते हैं। तो ये क्या है, इसके इंट्रोडक्शन क्या है। अ रिलेटिव क्लोज इज अ सेंटेंस डिस्क्राइबिंग अ नाउन। रिलेटिव क्लोज वो होता है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं या कोई भी चीज़ होती है, नाउन होती है, उससे उसके बारे में विशेषता बताता है। संबंधवाचक उपवाक्य किसी संज्ञा के बारे में बताता है। डिस्क्राइबिंग करना मतलब बताना। तो अब हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, यानी आपके सेंटेंस आएंगे तो आपको किन किन रिलेटिव प्रोनाउन का वहाँ पर सामना करने को पड़ सकता है और कैसे वाक्य को जोड़ना है। ये 10th क्लास में भी टॉपिक था, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्लोज था। तो जिसने भी पढ़ा उसको यहाँ पर समझ में आएगा और अच्छी तरह से, जैसे हु है, वेयर है, दैट है, विच है, हुज है, हुम है, एट्सेट्रा। ऐसे जो है कुछ प्रकार है, जो 7-8, वो मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले मैंने लिया है हु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन जरूर आता है। हु का अर्थ होता है जो या जिसने। यू तो पर्सन में हु का मतलब कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा जो या जिसने। ये कर्ता सूचक होता है, कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा या सर्वनाम के लिए यूज होता है, के साथ प्रयोग होता है। यानी इसका प्रयोग कभी भी जानवर रिलेटेड या वस्तु सूचक संज्ञाओं के लिए नहीं होता, ये व्यक्तियों के लिए काम आता है। मिस्टर वर्मा टॉट मी इंग्लिश, ही केम फ्रॉम जयपुर। देखो 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। मिस्टर वर्मा ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। ही केम फ्रॉम जयपुर, वो जयपुर से आते थे। और किससे जोड़ना है, हु से। दोनों सेंटेंस को हु रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़कर एक करना है। तो जैसा कि हु का प्रयोग व्यक्ति सूचक शब्दों के बाद ही किया जा सकता है, इसलिए इस सेंटेंस को ध्यान दें। सबसे पहले हमने नाउन लिया यहाँ पर, जो है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा मिस्टर नाउन। उसके बाद में हु लिखना पड़ेगा आपको। मिस्टर वर्मा जो, ठीक है। फिर लास्ट जो सेंटेंस है पीछे वाला, उसमें से वर्ब के सर्वनाम के बाद, प्रोनाउन के बाद वाली चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। मिस्टर वर्मा हु केम फ्रॉम जयपुर, मिस्टर वर्मा जो जयपुर से आते थे। फिर ये जो बचा हुआ पहले वाक्य का जो भाग है वो यहाँ पर लिखेंगे, टॉट मी इंग्लिश। तो जहाँ पर हमने पहले देखा कि फुल स्टॉप हटाकर हु का प्रयोग किया जाता है। मान लो अगर आपने एग्ज़ाम में आंसर में यहाँ पर हु लिख के फुल स्टॉप हटाकर वापस लिख दिया, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो इंग्लिश लिखी हुई है वो एक वस्तु है या नॉन लिविंग है, निर्जीव है। तो यहाँ पर अगर निर्जीव से बाद में हु का प्रयोग करोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हु का प्रयोग तो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बाद करना है।
यहाँ पर देखिए एक और, दिस इज द मैन, ये वही आदमी है, ही रॉब्ड अ मैन, उसने एक आदमी को लूटा। तो यहाँ पर इसमें और इसमें अंतर देखिए, यहाँ पर पहले व्यक्ति सूचक शब्द है और यहाँ पर मैंने बाद में लिखा है। अगर इस तरह से सेंटेंस आ जाता है तो आपके लिए इजी होगा कि दिस इज द मैन, ये वही आदमी है, हु रॉब्ड अ मैन, जिसने एक आदमी को लूटा। यहाँ पर ये शब्द जो है वापस नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन से रिलेटेड यहाँ पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दिया, हु। दो तरह से आ सकते हैं, वेयर का मतलब होता है जहाँ, यूँ तो कहाँ अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर जब क्लोज पढ़ेंगे तो इसका अर्थ जहाँ हो जाएगा। ये स्थान सूचक सर्वनाम है, स्थान सूचक शब्दों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें किसके बाद, स्थान से रिलेटेड अगर कोई वर्ड आए तो उसके बाद वेयर का प्रयोग करें। दिस इज़ द प्लेस, ये वही स्थान है, वी यूज टू वेट फॉर बस, जहाँ पर हम बस का इंतजार किया करते थे, वेयर से इसे जोड़े। तो यहाँ पर देखो स्थान सूचक शब्द क्या है, प्लेस, जगह। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, वेयर वी यूज टू वेट फॉर बस, जहाँ पर हम बस का इंतजार किया करते थे। साइन योर नेम ऑन द फॉर्म, फॉर्म पर अपना नाम साइन करो। आई हैव पुट अ मार्क, जहाँ पर मैंने निशान लगाया है, ठीक है, वेयर से जोड़ो। साइन योर नेम ऑन द फॉर्म, अब फॉर्म पर एक साइन करो, वेयर आई हैव पुट अ मार्क, जहाँ पर मैंने निशान लगाया है। नेक्स्ट है वैन, वैन यानी जब, समय सूचक सर्वनाम है, समय के बारे में बताएगा। समय सूचक शब्द के बाद इसका प्रयोग कर सकते हो, करते हैं। इट इज़ 10 o'clock, 10 बजे का समय होता है, वी स्टार्ट फॉर आवर स्कूल, हम स्कूल के लिए रवाना होते हैं। तो यहाँ पर घड़ी का समय कौन है, 10 o'clock। इट इज़ 10 o'clock, ये 10 बजे का समय होता है, व्हेन वी स्टार्ट फॉर आवर स्कूल, जब हम अपने स्कूल के लिए रवाना होते हैं। तो समय के बाद इसका प्रयोग हम करते हैं। फिर है सी विल सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाएगी, हर नेम इज कॉल्ड, उसका नाम पुकारा जाता है। वैन यानी जब, वह गाना गाएगी, वेर हर नेम इज कॉल्ड, जब उसका नाम पुकारा जाएगा या जाता है, ठीक है। फिर है हमारा हुज, इंपॉर्टेंट है, जिसका, जिसकी, जिसके, ठीक है, ये हमेशा संबंध बताता है, ठीक है। पजेसिवनेस, अधिकार बताता है, संबंध बताता है किसी का, ठीक है। व्यक्ति सूचक शब्दों के बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें, व्यक्तियों से रिलेटेड होता है। और क्या है, इसमें जब हुज का प्रयोग आएगा तो हर, हिज, देयर, आपको जरूर शब्द दिखेंगे वहाँ पर प्रोनाउन, उन्हें आपको हटाना पड़ेगा, यानी ऐसे शब्दों को, हिज, हर, देयर को वापस नहीं लिखा जाता है, ठीक है, हटा दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, हर मदर इज़ माई न्यू मैथ टीचर, जो, जिसकी माँ गणित, हमारी गणित की नई अध्यापिका है। तो हुज से जोड़ना है, ध्यान से देखें कि दिस इज़ द गर्ल, तो लड़की यहाँ पर व्यक्ति सूचक शब्द है, फिर उसके बाद ही हमने हुज का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर जो ये हर है उसको हटाकर ये वापस वाक्य यहाँ पर लिख दिया। दिस इज़ द गर्ल हुज मदर इज़ माई न्यू मैथ टीचर, ये वही लड़की है जिसकी माँ हमारी गणित की नई अध्यापिका है। अनुराग वॉज प्लेइंग वेल, अनुराग अच्छा खेल रहा था, हिज फादर इज ए स्पोर्ट्स पर्सन, उसके पिता जो है एक स्पोर्ट्स व्यक्ति है, स्पोर्ट्स के जानकार है, हुज से जोड़ना है। अनुराग हुज फादर, देखो यहाँ पर इस वाक्य में और इस वाक्य में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर व्यक्ति सूचक शब्द यहाँ पर लिखा मैंने तो बीच में हुज जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर बीच में नहीं है, वेल यानी अच्छा है, तो अनुराग यहाँ पर व्यक्ति सूचक शब्द है, तो अनुराग फिर जोड़ देंगे हुज, फिर पीछे वाला वाक्य यहाँ पर पहले आएगा। अनुराग हुज फादर इज ए स्पोर्ट्स पर्सन, यही जट जाता है, वॉज प्लेइंग वेल, वो अच्छा खेल रहा था। तो इस तरह से ध्यान दें आप। नेक्स्ट है विच, विच यानी जिसे या जिसको, वस्तु सूचक और जानवर सूचक शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विच यानी जो, जिसे, जो भी अर्थ निकलेगा इसका। वस्तु और जानवर सूचक संज्ञाओं के बाद इसका प्रयोग कर सकते हो आप। आई बॉट अ पेन, अ न्यू पेन, मैंने एक नया पेन खरीदा, द पेन इज़ वेरी स्मूथ, और पेन बहुत ही स्मूथ है, इसे विच से जोड़ना है दोनों सेंटेंस को। तो आई बॉट अ न्यू पेन, मैंने एक नया पेन खरीदा, पेन यहाँ पर वस्तु सूचक है, विच का प्रयोग कर दो। अब दोबारा जो रिपीट होते हैं नाउन उसको वापस नहीं लिखा जाता है, तो विच इज़ वेरी स्मूथ, जो बहुत ही स्मूथ है। दैट इज़ नॉट गुड लैंग्वेज, ये अच्छी लैंग्वेज नहीं है, नो वन अंडरस्टैंड इट, इसे कोई नहीं समझता है, तो विच से जोड़ना है। दैट इज़ नॉट गुड लैंग्वेज, ये अच्छी लैंग्वेज नहीं है, विच, जिसे, नो वन अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझता है। वापस यहाँ पर इससे रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड जो वर्ड आ जाता है दूसरे सेंटेंस में उसे वापस नहीं लिखते हैं। फिर है दैट,
दैट यानी जो, जिसने, जिसे, व्यक्ति, वस्तु, जानवर सूचक सर्वनाम के लिए इसका प्रयोग, या तीनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, व्यक्ति, वस्तु, जानवर। ठीक है, तो इट इज़ द माउस, ये वही चूहा है। इट एंटर्ड, ये माउस के लिए फिर आ रहा है, ये घुस गया माई रूम, मेरे कमरे में, यस्टरडे नाइट, पिछली रात। तो यहाँ पर डेट से जोड़ना है। तो दिस इज़ द माउस दैट, ये वही चूहा है जो एंटर, घुस गया माई रूम, मेरे कमरे में, यस्टरडे नाइट। तो यहाँ पर इट को हटाकर यहाँ पर डेट जोड़ा हमने। नेक्स्ट है आई परचेज्ड अ बंगलो, मैंने एक बंगला खरीदा। द बंगलो इज सिचुएटेड इन द सिटी, और वो बंगला शहर में स्थित है। तो यहाँ पर वस्तु सूचक शब्द क्या आ रही है, बंगलो। तो आई परचेज्ड अ बंगलो, मैंने एक बंगलो खरीदा। दैट, और फिर वापस जो द बंगलो आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि दैट जोड़ दिया। दैट इज सिचुएटेड इन द सिटी। तो ये हमने एडवर्ब क्लोज और रिलेटिव क्लोज से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन टाइप्स और उनसे रिलेटेड जो बातें हैं हमने इस वीडियो में क्लियर की है। इससे रिलेटेड अगर और कोई चीज़ होगी या कोई और रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर लेंगे। बाकी ये आपका टॉपिक इसी तरह से सब सेंटेंस को जोड़कर आपको वाक्य बनाना एक करना है, जो बहुत ही ईजी होगा इन सब वीडियो को देखने के बाद। ओके डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, और अपने फ्रेंड्स को भी देखने के लिए कहें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।